आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 6th एपिसोड। और इस 6th एपिसोड में ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता करेंगे और भी वैरायटीज देखेंगे, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है जो आपकी एक एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दिया गया है, वो है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो बताओ कि अगर किसी भी वाटर की सरफेस पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कोई किसी एक टाइप की ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो फ्लोट करती रहती है, दूसरे टाइप की सिंक करती रहती है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके पीछे हम ये रीजन बोल सकते हैं कि उसका मटेरियल ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ होता है क्या। तो यहाँ पर देखो आप, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, बट जब इसके ऊपर लेयर है तो ये फ्लोट कर रही है, और जब इस पे लेयर नहीं है तो ये सिंक कर गई है। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन इसके दो दो नेचर क्यों दिख रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है डेंसिटी। अब आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन डेंसिटी भी तो सेम रहेगी फिर। नहीं बेटा, यहाँ पर देखते हैं हम, ये ऊपर वाला जो आपका पार्ट है ये दो टाइप की सरफेस से बना हुआ है। देखो ऊपर वाली लेयर अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, जो अंदर वाला मटेरियल है इसकी डेंसिटी अलग है। तो ये ऊपर वाली लेयर है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, अंदर वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, पर इसकी जो एवरेज डेंसिटी निकालोगे, एवरेज डेंसिटी एवरेज डेंसिटी इसकी निकालोगे तो इट विल बी लेस देन वाटर। तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो वाटर से कम होगी। एवरेज डेंसिटी कम वाटर से। एवरेज डेंसिटी मतलब इन दोनों की कंबाइन, मतलब अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट, इसकी एवरेज डेंसिटी निकालोगे वो वाटर से कम होगी, लेस होगी, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। इसकी अगर डेंसिटी देखी जाए तो इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो सिंक कर गई। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हटा। देखो ओवरऑल मास से इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओवरऑल मास इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ डेंसिटी देखी जाती है। ऐसे ही आप अगर देखते हो कि एक शिप होती है, वो एक लोहे की बनी होती है और वो फ्लोट करती रहती है वाटर पर कहीं, इस टाइप से। बड़ी से बड़ी शिप भी, टाइटैनिक भी देख सकते हो, उससे भी बड़ी बड़ी शिप देख सकते हो, वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहती है स्टील की बनने के बाद भी। और स्टील की एक छोटी सी टिप, एक छोटा सा पिन, स्टील का एक छोटा सा पिन वाटर में ड्रॉप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब इसे बनती है तब इसके अंदर कहीं कहीं पर एयर के बहुत बड़े बड़े कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं और इससे इसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से कम हो जाती है। लेकिन जब एक नेल की बात होती है, जब हमारे पास एक नेल होता है, तब उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर आपने एयर भर दी हो या कोई भी ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी वाटर से कम हो। तो उसकी जो एवरेज डेंसिटी वो वाटर से ज्यादा होती है और वो सिंक हो जाती है। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी वाटर से कम होगी या वाटर के बराबर होगी वो फ्लोट करती रहेगी, और जिसकी एवरेज डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी वो सिंक कर जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को मैं आपको बताता हूँ आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज ने बोला कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया है 5 kg। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 500 हो रहा है, ठीक है, वेइंग स्केल पर। और यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक फिल है, और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वाटर नीचे गिरने लगेगा इसमें। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर जाते हैं धीरे धीरे। देखो इसको हम नीचे लेकर जा रहे हैं, वाटर में एंटर होता है और रीडिंग हो जाती है कम, रीडिंग 5 से 3 हो गई। तो दैट मीन्स 2 kg का कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो ये 2 kg के बराबर जो फोर्स है, यहाँ पर आप न्यूटन के हिसाब से भी ले सकते हो, पर लेकिन समझने के हिसाब से आप इसको अभी केजी ही रखो। ठीक है, क्योंकि वेइंग स्केल मैक्सिमम केजी ही बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मास की रीडिंग है वो डिक्रीज हो गई है, 5 kg से 3 kg हो गई है, मतलब 2 kg का डिफरेंस आ गया है। तो ये 2 kg के बराबर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स लगा रहा है कौन? वाटर, क्योंकि इसको वाटर में ही तो हमने एंटर किया था।
और जब आप इसको अंदर लाओगे तब धीरे धीरे वाटर यहाँ से नीचे जाएगा और एक कंटेनर में स्टोर होता जाएगा। इस वाटर का मास निकालोगे तो वो भी आपको 2 kg ही मिलेगा। तो जितना ऑब्जेक्ट के मास में या वेट में चेंज आएगा उतने ही मास या वेट का वाटर आपको डिस्प्लेस होते हुए मिलेगा। तो यही आर्किमिडीज ने बोला था, द अपवर्ड बाइंड फोर्स दैट इज exerted on a body immersed in a fluid whether fully or partially submerged is equal to the weight of the fluid that the body displays। कितना बाइंड फोर्स लगा ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑब्जेक्ट ने कितने वेट का वाटर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल से बता दिया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट लेस देन होगा फ्लूइड डिस्प्लेस से, ठीक है, फ्लूइड के डिस्प्लेस से अगर लेस देन होगा तो वो फ्लोट करती रहेगी। और जब अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब फ्लूइड जितने वेट का उसने डिस्प्लेस किया उससे ज़्यादा वेट अगर उसका होगा तो वो सिंक कर जाएगी। तो ऐसा मैक्सिमम कहाँ पर होता है, जिन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, उस केस में ये चीज आपको देखने मिलेगी। ठीक है, और ये डेंसिटी भी आपको याद रखना है, ये एवरेज डेंसिटी वर्ड होता है यहाँ पर यूज। ठीक है, तो जैसे आप आयरन को देखोगे तो आयरन की डेंसिटी यहाँ पर वाटर से ज्यादा होगी, तो उसको नीचे डालोगे तो जो वाटर डिस्प्लेस होना है उसके हिसाब से आप वेट देखोगे, तो जो वाटर का वेट है डिस्प्लेस हुआ है वो कम होगा, इसलिए वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगी। अगर दोनों का वेट सेम हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, बीच में कहीं फुल्ली इमर्ज हो जाएगी लेकिन बॉटम टच नहीं करेगी। तो ऐसा केस में मैक्सिमम कहाँ होता है, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। और ये वाला केस कब होगा, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास से प्लास्टिक की बॉल होती है, जब उसको डालोगे तो उसकी डेंसिटी होती है लेस देन वाटर, इसलिए वो फ्लोट करती रहती है। लास्ट टॉपिक इसमें रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव वर्ड आ गया है तो समझ जाना है कि कुछ ना कुछ रिलेशन वाली बात चल रही है। तो रिलेटिव डेंसिटी दो चीजों के बीच में रिलेशन बनाती है, एक होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल, और डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों बीच में रिलेशन बनाती है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल जो भी दिया है उसकी डेंसिटी आपको ऊपर रखनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे रखना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू आपको देकर नहीं रखते हैं बहुत सारी जगह पर, इसलिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू याद रखनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम होती है और ये मिलती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये आप केमिस्ट्री में अच्छे से इसको पढ़ोगे कि जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वाटर की डेंसिटी बदल जाती है। ये चीज़ आप वहाँ पर बहुत अच्छे से देखोगे। पर अभी हम जितने भी न्यूमेरिकल्स लेंगे उन सब में डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1000 ही रखा जाता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वो आपको देकर रखेंगे, या तो आपको रिलेटिव डेंसिटी देकर रखेंगे या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस देकर रखेंगे, और कोई एक चीज इनमें से निकालनी होगी। इसमें एक चीज बताओ कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, कमेंट सेक्शन में लिखो। इट हैज नो यूनिट, क्योंकि जब तुम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऊपर रखोगे तो उसकी यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब होगा। मान लो कि इसकी वैल्यू है 10⁵ सपोज कर लेते हैं, कोई भी एक मटेरियल है, और वाटर की कितनी है 10,000, मतलब 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तो केजी से केजी कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, यहाँ पर कुछ एक फिगर बनेगा 10⁻²। ठीक है, तो इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लिखी है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी हमेशा यूनिट लेस रहेगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर से कितने टाइम्स है, और कुछ भी शो नहीं करता है। इसको देख लो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप पर मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 139 140 पर दिया गया है। यहाँ पर उसने सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी है, मतलब ये वाली वैल्यू हमें दी है, ये वाली वैल्यू हमें दी है। और वाटर की डेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया था 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तो अब आपको डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालनी है इन एसआई यूनिट। तो हम कैसे निकालेंगे, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। रिलेटिव डेंसिटी की जगह रखेंगे 10.8, फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है तुम्हें, तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻³ इसको उठाकर यहाँ ले जाओ तो ये बन जाएगा 10.8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू रो एस। ठीक है, तो इसको सॉल्व और करना हो तो ठीक है, वरना आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो 1.08 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर का वैसे सिंबल Ag होता है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको S ले लिया है। चाहो तो इसको Ag भी लिख सकते हो, AgOg वाला। तो और यूनिट क्या होगी डेंसिटी की, kg पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। ओके, तो ये रिलेटिव डेंसिटी वाला हमारा पार्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 141 पर दिए गए हैं। इसमें पहला ये है कि जब भी हम किसी स्कूल बैग को होल्ड करते हैं पतली और स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग से, मतलब पतली मतलब क्या है, जब देखो उसका जो उठाने का जो होता है स्ट्रिप होती है, वो अगर बिल्कुल पतली कर दोगे तो हाथों में लाइन बन जाती है और डिफिकल्ट हो जाता है उसको उठाना। ठीक है, तो क्यों होता है उसका रीजन आपको सोचना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है, और या फिर नहीं बनता है तो व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय बायनेंसी। ये हमने अभी देखा, यहाँ पर एपिसोड 6 में भी देखा हमने और एपिसोड 5 में भी है। और 5 4 3 2 1 जितने भी एपिसोड हैं उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देखिए, इसको समझिए, अपना एफर्ट लगाइए, और नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। Why does an object float or sink when placed on the surface of water? कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में कभी सिंक हो जाती है, कभी फ्लोट करने लगती है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक होगी, ये हम बता सकें। इसके बारे में हमने अभी इस पर बात की है, उसको आप जाके देखिए, कुछ डेंसिटी का रिलेशन है उसको समझिए, और वही चीज आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 142 पेज पर भी दिए गए हैं। उसमें यह है कि अगर आपका मास जो है वो वेइंग मशीन पर 42 kg बताता है, तो रियली में आपका मास 42 kg से ज़्यादा है या कम है, या 42 kg है, ये आप कैसे पता करोगे। इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और वही बात, नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ ही फिर आपको बताने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपना 101% इस पर लगाइए। उसके बाद एक और आता है कि अगर आपके पास एक कॉटन का बैग है या फिर एक आयरन बार है, ठीक है, दोनों का मास सेम है, 100 kg है, दोनों का मास सेम आ रहा है वेइंग मशीन पर, तो रियलिटी में क्या इसमें इनमें से कोई एक हैवी होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक हैवी होगा तो आपको बताना है कि वो क्यों हैवी होगा और वो कौन सी चीज हैवी होगी। इसको भी आप बिल्कुल फोकस में रखिए। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो जो नए बच्चे यहाँ पर हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर भी इसको जरूर करके जाएं, इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके सारे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा। तो ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आप इनको लगाइए, और डाउट आएगा तो वो मुझे बताना ही है आपको, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपना 101% यहाँ पर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम पूरी यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।